नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात का जो समय होता है वो आप सभी के लिए राजनीति विज्ञान के का जो है वो प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। इसमें मैं आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के उन प्रश्नों का एक संग्रह लेके उपस्थित होता हूं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक भर्ती आदि परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो नियमित रूप से हम लोग जो है वो रात के 9 बजे से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा-सा विलंब हो गया है, तो विलंब के लिए क्षमा चाहूँगा। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार तेज़ी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। यदि आप सभी को ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही होगी, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएँगे। चलिए, तेज़ी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। और साथ में जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोग वीडियो को राकेश जी कह रहे हैं कि सर क्लियर है। चलिए, थैंक यू राकेश जी। तो सब कुछ क्लियर है तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए, साथ में बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी के लिए जो है वो ज्योग्राफी का सेशन दोपहर के 12 बजे से जो है वो संचालित किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है वो ज्योग्राफी आप लोगों के लिए जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी का सेशन था, प्रैक्टिस सेशन, इसको 19 तारीख तक के लिए जो है वो स्थगित। इस लोगों को जो क्लास मिलेगी वो आपको बीपीएससी का के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है भैया, आप लोगों का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप लोग दोपहर में जो है वो 12:15 बजे हमारे साथ जुड़िए। और जिनका विषय जो है वो सोशल साइंस है, सोशल साइंस वाले लोग जो है हमारे साथ दोपहर में 12 बजे जुड़ के और बीपीएससी के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो लोग बीपीएससी के लिए बार-बार कह रहे थे कि सर बीपीएससी के प्रश्नों को करा दीजिए, आप लोग दोपहर में 12 बजे जुड़िए। 12 बजे आप लोगों को जो है वो लाइव क्लास मिलेगी, लाइव स्टडी इलाहाबाद के माफ़ करिएगा यूट्यूब चैनल पे। तो बीपीएससी का यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो टियर 3 की शिक्षक भर्ती है उसके लिए, तो आप लोग दोपहर में 12 बजे जुड़ेंगे। साथ ही आप लोगों से जो है आप लोगों को पता है कि आप लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्योग्राफी की जो है वो ज्योग्राफी के बैच की शुरुआत कर दी गई है, इंडियन ज्योग्राफी से। इसमें आपको सभी की सभी जो क्लासेस मिलेंगी वो लाइव मिलेंगी। साथ में आपको स्टडी मटेरियल आपका जो है वो प्रिपेयर करा जाएगा, जिससे आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरओ-एआरओ दे रहे हो, एपीएस दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, या कोई भी ऐसी परीक्षा जहाँ पे आपसे ज्योग्राफी पूछा जाता हो, किसी भी परीक्षा के लिए आपको अलग से जो है वो कंटेंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्याप्त आपको कंटेंट इस क्लास में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आपको डेली एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा इस सेशन के साथ। आपको मैपिंग की क्लास देखने को मिलेगी। ड्यूरेशन जो होगा वो 1 से 2 घंटे की यह क्लास हो सकती है। साथ में आपके टाइमिंग की बात करेंगे तो 5 पीएम से यह क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी। लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लोग जो है इस क्लास को एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के बाद इस क्लास को आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। चलेंगे अब सीधे आज के अपने सेशन की तरफ। और आज के जो सेशन है, यह आप लोगों के अनुच्छेद आधारित प्रश्न हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है कई बार, लेकिन आपको जो है अनुच्छेद पता होने चाहिए। तो जिसमें आपसे अनुच्छेद नहीं पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उन प्रश्नों में आप लोग अनुच्छेद बताने का प्रयास करिएगा। बार-बार मुझे ना कहना पड़े कि आप लोग अनुच्छेद भी कमेंट करके बताइए। जहाँ पे अनुच्छेद सीधा पूछा गया होगा, वहाँ से कोई समस्या नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस की हैं और उसमें कुछ अनुच्छेदों को देखा था। अब जो है कुछ और अनुच्छेद देखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि आप जो है 70 के आस-पास 70-80 जो है अनुच्छेद तैयार कर लेते हैं, या मैक्सिमम आप 100 अनुच्छेद याद कर लेते हैं, तो संविधान में आपको अनुच्छेद में कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार प्राप्त करने का अधिकार, आपको उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। अनुच्छेद आप लोग तेजी से कमेंट करके सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिला हुआ है। चलिए, साथ में ये जो क्लास है वो आप लोगों के बीपीएससी के लिए भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में आप लोगों से जो है वो संविधान पूछा जाएगा और संविधान के प्रश्नों को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सब में आपको समान रूप से यह महत्वपूर्ण सेशन देखने को मिलेगा। चलिए, आप सभी लोग बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए,
78(2) की आप सभी लोग बात कर रहे हैं। 78(2) के तहत जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और यह सूचना किससे प्राप्त करेगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो 78A है उसमें स्पष्ट कहा गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा कि अपने कार्यों से संबंधित जो है वो जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। तो जब आपसे प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा जाए कि राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग 78A का चुनाव करिएगा। और जब आपसे पूछा जाए कि जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिला है, तो 78(2) का आप लोग जो है वो चुनाव करिएगा। आपको कहीं से जो है वो समस्या नहीं आएगी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हुआ है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद को पुनः लौटाने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? आपको दिया हुआ है संसद को पुनः लौटाने के बाद यदि राष्ट्रपति जो है वो किसी अध्यादेश को संसद को लौटाता है, संसद के पास पहुंच जाता है अध्यादेश, तो वह कितने दिनों तक जो है वो प्रभावी रहेगा, यानी संसद को कितने दिनों के अंदर जो है वो उस पे निर्णय लेना होगा? आपको दिया हुआ है 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह या आपको 8 सप्ताह दिया है। किसी एक को चुनिए और अपना उत्तर तेजी से करिएगा। अनुच्छेद बताइएगा ज़रूर। चलेंगे। चलें भैया। आप सभी लोग किसकी बात कर रहे हैं? 6 सप्ताह की। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश जो है वो केवल तभी राष्ट्रपति जारी कर सकता है जब संसद की बैठक ना चल रही हो, संसद जो है वो कार्यरत ना हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है। जिस दिन यह अध्यादेश जारी किया जाता है, उस दिन से इसकी अवधि जो होती है वो आपके 6 महीने की अध्यादेश की होती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि यह 6 महीना पूर्ण होने से पहले ही संसद की बैठक होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुनः बैठक जुटने के बाद इनके पास जो है वो आपके 6 सप्ताह या आपको जो है वो 42 दिन का समय दिया जाता है कि आप जो है 42 दिन के अंदर इस अध्यादेश पे निर्णय ले लीजिए। यदि इस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो यह जो है वो कानून का रूप जो है वो ले लेगा और यदि इस 42 दिन के अंदर या 6 सप्ताह के अंदर जो है वो इस पे निर्णय नहीं लिया जाता है, इसको संसद जो है वो पारित नहीं करती है, तो अध्यादेश जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आप सभी का जो होगा इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जा रहे हैं। आर्टिकल है आपका 123 जिसके तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जी। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है। कौन करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है करता है? आपको बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में, संसद में, लोकसभा में या चुनाव आयुक्त द्वारा? तेजी से उत्तर करेंगे। अनुच्छेद सहित उत्तर बताइएगा, बिना अनुच्छेद के उत्तर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अस्मिता जी का उत्तर जो है वो 71 के लिए आ रहा है। तो जो लोग इसमें संसद की सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, तो मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा और इसके लिए जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 एक प्रावधान करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे और इस पे जो निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। अंतिम निर्णय होता है, इसके बाद इस पे कोई बहस नहीं की जा सकती। 71 का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है, तब यह उदाहरण है। यदि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 का प्रयोग करके किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो यह किस चीज का उदाहरण है? पूर्ण जो है वो निषेधाधिकार का, सीमित निषेधाधिकार का, निलंबित निषेधाधिकार का या पॉकेट निषेधाधिकार का? चलें, चलें।
तो आप सभी लोग इसमें निलंबित निशेषाधिकार की बात कर रहे हैं भैया। निलंबित निशेषाधिकार क्या होता है कि राष्ट्र यदि कोई जो है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा यदि कोई बिल पारित करके जो है वो भेजा गया और राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर नहीं करता है, तो आप सभी को पता है कि अब वो उसे क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए यदि भेज देता है तो अनुच्छेद 111 के तहत जो है उसे पुनर्विचार के लिए भेजने का उसके पास अधिकार है। और ऐसा यह करके क्या करता है भैया, विलंब करने का कार्य करता है, उस बिल को जो है वो पारित होने से रोकता है। लेकिन यदि दोबारा यदि उसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा पारित करके भेजती है तो उसे जो है इस पे आदेश अनुमति देना पड़ता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके निलंबित निशेषाधिकार का प्रयोग यहाँ पे करता है आर्टिकल 111 के तहत। तो आपका उत्तर जो है सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चलिए, निम्नलिखित आहर्ताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? चलिए भैया, भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उभयनिष्ठ है। नागरिकता, आयु सीमा, आवासीय शर्त, विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। अनुच्छेद सहित उत्तर करिएगा आप सभी लोग अपना। चलिए चलिए, तो जो लोग इसमें जो है वो न्यूनतम आयु की बात करते हैं, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 35 वर्ष की निर्धारित की गई है। ठीक। हम यदि नागरिकता के संदर्भ में बात करते हैं तो दोनों जगहों पे जो है वो दो प्रावधान है। आपको कमेंट करके बताना है यूएसए में और भारत में। यूएसए और इंडिया में जो है वो नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए? जी। चलिए तेजी से कमेंट करिएगा। नागरिकता में यदि आप कह रहे हैं कि बी विकल्प जो है आयु सीमा जो है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो नागरिकता में क्या अंतर है? दोनों को तो देश का नागरिक होना है। चले, नागरिकता के संदर्भ में अंतर बताइए। अमेरिकी और भारतीय राष्ट्रपति की नागरिकता के स्तर पे क्या अंतर है? क्लियर है आप लोगों को, किसी को भी? चलें, तो जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जन्मजात नागरिकता चाहिए। यदि आप जो है किसी दूसरे देश से जाके और यूएसए की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन भारत में जो है वो केवल और केवल आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे आप भारत में जन्म लिए हों या न लिए हों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है वो भारत की नागरिकता केवल आवश्यक है, लेकिन अमेरिका में जो है वो जन्मजात नागरिकता आवश्यक है। लेकिन आयु सीमा के स्तर पे बात करेंगे तो दोनों ही देशों में आपको जो है वो 35 वर्ष की आयु देखने को मिलेगी। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की शक्ति किसको है? आपको दिया हुआ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, निर्वाचन आयोग, चारों में से किसी एक को चुनना है। चलें, उपराष्ट्रपति को पदमुक्त कौन कर सकता है भैया? सी विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आर्टिकल बताइए आप सभी लोग, अनुच्छेद क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यदि आप उस अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको भारतीय संविधान में जो है 67 नंबर का एक अनुच्छेद मिलेगा। इसमें क्या कहा है भैया? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्यतः आपकी राज्यसभा के द्वारा जो है वो बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ेगा। बहुमत से एक संकल्प पारित करना पड़ेगा और इस संकल्प पे जो है वो आपकी लोकसभा की सहमति, माफ करेंगे, लोकसभा की जो है वो सहमति अनिवार्य है। यानी पहले जो है वो राज्यसभा
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है वो संकल्प पारित करेगा, उसके बाद से इस पे जो है लोकसभा मुहर लगाएगी। तो दोनों मिल के हटाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्राथमिकता किसकी है? राज्यसभा की है। क्योंकि लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का बिल पहले नहीं लाया जा सकता है। पहले जो है यह संकल्प राज्यसभा को ही पारित करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा। आपको अनुच्छेद सहित बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो है या किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को, राष्ट्रपति को, स्पीकर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को। चलेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। सभी लोग बात कर रहे हैं इसमें बी विकल्प की। चलिए, तो जो लोग इसमें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो है आप सभी को पता है कि आर्टिकल 67 के में जो है आर्टिकल 67 की यदि हम बात करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट या आप जो है आर्टिकल 67 ए कहेंगे, तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, वो अपने पद ग्रहण की तारीख से जो है वो 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। साथ ही वह चाहे तो इसके बीच में राष्ट्रपति को अपना लिखित जो है एक लेख के माध्यम से अपने हस्ताक्षर सहित जो है या क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 67 ए में जो है वो बात की गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, समय नहीं लूंगा, आप लोग कुछ अनुच्छेद जो है तेजी से रिवाइज करते हुए चलिए। यदि अनुच्छेद जो है हम 63 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 63 में आपके भारत का एक राष्ट्र जो होगा आपके उपराष्ट्रपति होगा। यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 64 की, तो आर्टिकल 64 में जो है स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है वो क्या है भैया? 65 है। अनुच्छेद यदि 65 की बात करेंगे तो जिस समय जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, जब जो है आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उस दौरान यह राज्यसभा के सभापति के कार्यों का पालन नहीं करेगा। तो इस समय ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो सभापति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है। यह किस में कहा गया है? आर्टिकल 65 में कहा गया है। और जब हम बात करते हैं तो इसके निर्वाचन की यदि बात की जाएगी तो आपके जो है आर्टिकल 66(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका जो निर्वाचन होगा वो आपके संसद के सभी सदस्यों द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है एकल संक्रमणीय पद्धति से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका उल्लेख जो है वो 66(1) में किया गया है। चलेंगे, आगे बढ़ जाएं। तो सारे आर्टिकल आप लोग जरूर ध्यान रखिए, आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? आपको जो है भारत का महान्यायाधिकर्ता दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति दिया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया है और महान्यायवादी दिया है। आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। अनुच्छेद सहित बिना अनुच्छेद के उत्तर नहीं करना है, क्योंकि आज के सेशन में आर्टिकल ही आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, तो आर्टिकल आप लोग यदि नहीं बताएंगे तो ठीक नहीं है। आप सभी लोग जो है डी विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल किसी का जो है नहीं आ रहा है। चलें, वीरेन जी बात कर रहे हैं आर्टिकल 88 की, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 88 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो आपका महान्यायवादी है या किसी भी सदन का संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का, साथ में बोलने का इसको अधिकार है, लेकिन ध्यान रखिएगा मत देने का अधिकार जो है वो नहीं है। वोटिंग नहीं कर सकता है,
बाकी जो है संसद में किसी भी सदन में जो है वो बैठ सकता है, कहीं पर भी जो है वो बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 88 इसका जो है वो प्रावधान करता है। चलिए बिल्कुल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद सहित बताएँगे। महान्यायवादी के लिए प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से करिएगा। चले महान्यायवादी के लिए उत्तर करिए सभी लोग। सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी का, लेकिन आर्टिकल कोई नहीं कमेंट करके बता रहा है। चलें, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल है आपका 76, लेकिन 76 में जो है आप लोगों के 4 पार्ट हैं, 76 1, 2, 3, 4। तो आपको ध्यान रखना है जब हम आर्टिकल 76 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 1 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जो आहर्ता है, यानी आपके न्यायाधीश की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की आहर्ता है वही जो है इसकी भी नियुक्ति की आहर्ता होगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी इनकी आहर्ता के विषय में जो है इसमें बात की गई है। यदि हम 2 की बात करते हैं, यानी 76 2 की बात करते हैं, तो इसमें जो है इसको भारत सरकार का विधि अधिकारी घोषित किया गया है। ठीक है? विधि अधिकारी के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। उसी के बाद यदि हम आर्टिकल 76 3 की बात करते हैं, तो इसमें जो है इनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है? आपके महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा। और जब हम 76 4 की बात करते हैं, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद ग्रहण करते हैं। इस पद का जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, और राष्ट्रपति ही इनके लिए जो है वो इनका जो वेतन भत्ता है जो या पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो निश्चित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे क्रम से आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या है भैया, इनकी योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष जो है इनकी योग्यता होनी चाहिए। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है वही इनकी भी योग्यता होगी। 2 कहता है 76 2 कहता है कि भैया ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होंगे और इनसे जो है वो मंत्रणा की जाएगी। इनके कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और इनके पद का स्वरूप बताया गया है कि कैसा है ये। तो प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति ही इनके वेतन भत्ते को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि भारत के संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। संघ का जो मंत्री है उसके लिए शपथ का प्रारूप कहाँ पे दिया हुआ है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में या भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में? चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, तो आप सभी लोग इसमें जो है तृतीय अनुसूची की बात करेंगे, बिल्कुल आप सभी का जो है उत्तर सही हो जाएगा। मंत्री की बात की जाएगी, तो मंत्रियों का जो शपथ दिया हुआ है वो आपके तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब संविधान जो है वो प्रारंभ हुआ था, संविधान के प्रारंभ में जो है वो कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में यदि आप लोग बात करेंगे, वर्तमान में तो इस समय जो है अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें तीसरी अनुसूची जो है वो आपके शपथ का जो है वो प्रारूप देती है। उत्तर आपका इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। कौन जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करता है और किस अनुच्छेद के तहत होता है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, आपको बताना है। विधानसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य करते हैं। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए करुणाकर सिंह जी, बहुत जल्दी आप जा रहे हैं, क्या बात है? चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो है स्मिता जी का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। जी, स्मिता जी का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा
कि आपके भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसे 93 आर्टिकल जो है अनुच्छेद 93 के रूप में आप लोग जानते हैं, और इसमें कहा गया है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका विनिश्चय अंतिम होगा। कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति का विनिश्चय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का विनिश्चय, या लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। अनुच्छेद सहित ही बताइएगा, बिना अनुच्छेद के नहीं। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जब हम बात करते हैं किसकी, धन विधेयक की, तो धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की जो परिभाषा है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी हुई है। और अनुच्छेद 110 में जिस तरीके से धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, उसके आधार पे लोकसभा अध्यक्ष के पास अंतिम शक्ति होती है कि यह निर्णय करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो डी विकल्प के साथ जाइए, उत्तर सही होगा। अगला दिया हुआ है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है भैया? थर्ड आई ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा गया है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, जो है उद्यम समिति, या नियम समिति? संसद की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? चलिए, क्या करती है यह समिति? सभी लोग जो है लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं बी विकल्प की, तो सबका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें जो है वो आपके लोकसभा से जो है वो 15 सदस्य होते हैं, जो आप सभी के जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय विधि से चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा के जो है वो 7 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या इसमें जो है वो 22 हो जाती है। इसको संसद की जो है वो तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि यह जितने मंत्रालय हैं, मंत्रालयों के द्वारा जो व्यय किया जाता है, ठीक, साथ में आपके जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, इनका जो प्रतिवेदन है, इनकी इन दोनों की जो है भैया जांच करता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके सभी मंत्रालयों के व्यय की जांच करना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, इसका जो है वो प्रमुख कार्य है। चूंकि यह जो है वो सरकारी व्यय पे नियंत्रण करने का कार्य करती है, इसलिए इसे संसद की तीसरी आंख कहा जाता है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा इनका चुनाव होता है। अगला दिया है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है कितने समय के लिए? अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए। तेजी से उत्तर करेंगे अनुच्छेद सहित। चलेंगे। बी और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। चलिए, तो सबसे पहले तो जो है वो राष्ट्रीय आपात की बात की जाएगी। किसमें दिया हुआ है भैया? अनुच्छेद 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात किस आधार पे लगता है? तो भैया 3 आधार हैं जिसके आधार पे जो है वो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है।
एक तो मान लीजिए कि कहीं युद्ध हो जाए और युद्ध में भारत भी शामिल हो, ठीक है? या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है, वह है आपका सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र जो है वो विद्रोह जो है इसके लिए आवश्यक होता है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक? ऐसी स्थिति में जो है वो 352 का प्रयोग किया जा सकता है। अधिकतम जो अवधि है, वो आपके 6 माह की है, ठीक? 6 माह के लिए जो है एक बार में, ध्यान रखिएगा, एक बार में 6 माह के लिए जो है इसको आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, पूछा हुआ है, ठीक है? 6 माह के लिए एक बार में अधिकतम जो है वो एक बार में बढ़ाया जाएगा। अब संसद यदि इसको चाहे तो चाहे जितनी बार पारित कर दे। संसद चाहे तो ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो है अधिकतम 6 महीने के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, तो डी विकल्प आपका सही होगा। अनिश्चित काल के लिए नहीं, डी विकल्प आपका जो होगा वो सही होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे जो है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे या आक्रमण के बाह्य आक्रमण के आधार पे या युद्ध के आधार पे जो है इसे लगाया जाता है अधिकतम 6 माह के लिए। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 352 में इसका जो है वो प्रावधान है। आप लोग इसको 1 वर्ष के लिए आप लोग बहुत सारे लोग चुन रहे थे, पता नहीं कैसे आप लोग 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। एक बार में संसद 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है? और वो कंटिन्यू भी कर सकती है उसे, आगे बढ़िए। अगला दिया है, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग उत्तर करेंगे, सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में, प्रधानमंत्री द्वारा। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलेंगे, सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? चलिए कोई बात नहीं है अस्मिता जी, 1 ईयर नहीं है। बढ़ाए जाने की जब बात आएगी तो एक बार में मात्र 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। चलें, आप सभी का उत्तर इसमें जो है बी और डी विकल्प, बी और सी विकल्प के लिए आ रहा है। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें भैया, बहुत बढ़िया। चलें, तो जब हम बात करते हैं वास्तव में जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो सभी निर्णय जो है वो आपके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो निर्णय लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, शब्द क्या प्रयोग किया गया है? निर्णय। जो आपकी मंत्रिपरिषद है इसे लागू करवाती है निर्णयों को, तो दोनों में अंतर है। जो आपका जो मंत्रिमंडल है, यह सभी जो है वो निर्णयों में सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन उसे लागू करवाने के लिए जो है वो मंत्रिपरिषद कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए कि लागू कौन करवाता है तो मंत्रिपरिषद, हालांकि दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है? रूल ऑफ बिजनेस मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अनुच्छेद 352 में जो है प्रयोग किया गया है रूल ऑफ बिजनेस। वहां पे कहा गया है कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया निर्णय जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछा जाता है, अब पूछ ही लिया गया है, तो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा और इसमें आपको लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद और जो है वो निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल का चुनाव करना पड़ेगा। उत्तर आपका इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निर्णय की बात की गई है। आगे बढ़िए। अगला दिया हुआ है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक जो है वो किस विषय पे होती है आपको दिया है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। जी, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। तो भैया जब आपके जो है वो संयुक्त बैठक की बात आए तो सबसे पहले अनुच्छेद क्या आना चाहिए आपके जहन में?
108 के तहत जो है वो संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक के संदर्भ में ध्यान रखिएगा 2-3 चीज़ें। संयुक्त बैठक की घोषणा कौन करता है या बुलाता कौन है? ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। और जो है किस विधेयक पे बुलाई जा सकती है? विधेयक का प्रकार कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 108 के तहत जो है वो घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है आपके, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और विधेयक होना चाहिए साधारण। ठीक है? धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ना ही कोई संविधान संशोधन विधेयक होना चाहिए। केवल और केवल जो है वो आपके साधारण विधेयक के आधार पे ही साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि साधारण विधेयक को लेके कोई मतभेद उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति 108 का प्रयोग करके इसकी संयुक्त बैठक को आहूत करेगा। जब संयुक्त बैठक आहूत होगी तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और यह केवल और केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में ही होगा। तो आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत की संसद से व्यक्त होता है। आप जो है भारत की संसद से क्या समझते हैं, आपको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद किसे कहा जाता है? आप लोग उत्तर करिए तेजी से। आर्टिकल सहित बताइए किस आर्टिकल में जो है यह प्रावधान किया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। या बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर प्रश्न बड़े आसान आसान हैं तो क्यों समय बर्बाद करना है। भैया आसान प्रश्न ही आप लोग गलत कर देते हैं। चलें, तो जब बात की जाएगी तो भारतीय संसद की जो संरचना है वो आर्टिकल 79 में दी हुई है। और कल मैंने आप लोगों से बात किया था कि भारतीय संसद का निर्माण जो है वो 3 लोगों से मिलके होता है। कौन-कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? आपकी जो है वो संसद कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रेसिडेंट है, यह संसद का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि इसको निष्पक्ष कार्य करना होता है। निष्पक्ष कार्य इसको जो है करना होता है, तो निष्पक्षता के लिए इसे संसद की सदस्यता को यह ग्रहण नहीं करता है। आपका उत्तर इसमें जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको देना है जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। अनुच्छेद सहित उत्तर करिएगा। बिना अनुच्छेद के इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। जी, मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले, ख़ास करके बीपीएससी का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आप सभी को रिवाइज़ करा दूँ एक बार पूरा का पूरा जो है वो संविधान। अब उसमें आसान भी प्रश्न आएँगे, कठिन भी प्रश्न आएँगे, हर तरीके के प्रश्न आएँगे। यदि आपने कई बार पढ़ रखा है, कम स कम से कम 6-7 बार आप लोगों को मैं स्वयं करा चुका हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को आसान भी लग सकता है, लेकिन बार-बार रिवीजन करने से ही ये चीज़ें आसान हुई हैं। चलिए, उत्तर करिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चलें, तो जो लोग इसमें जो है लोकसभा की बात कर रहे हैं, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 75(3) के तहत जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें जो है ध्यान रखिएगा 75(3) सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। थोड़ा-सा पढ़ने में हो सकता है आपको असुविधा हो, मैं इसको थोड़ा-सा और फिट करता हूँ कि आप लोग पढ़ सकें। फ़ॉन्ट
चलिएगा, आपको दिया हुआ है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। चलें, राज्यसभा का सभापति। चलिए, आप सभी लोग जो है डी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं, आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा 1 सेकंड का आप लोग समय देंगे। बहुत जरूरी बात है। चलिए, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। चलें, तो इसमें आप सभी लोग बात किसकी कर रहे हैं? कई सारे जो है आप लोगों के उत्तर आए हैं। थोड़ा-सा कभी-कभी जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो क्षमा करिएगा। चलिए, तो जब राज्यसभा के सभापति के निर्वाचन की बात आती है, तो राज्यसभा का सभापति होता कौन है? सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो उपराष्ट्रपति है, यह किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मिलके, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी जो संसद है, यह मिल के जो है वो चुनती है। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा डी विकल्प के लिए। अब आते हैं भैया आर्टिकल की, जब हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोग 89 की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 89 1 कहता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति, ठीक है? और वहीं जब आपके निर्वाचन की बात आती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके निर्वाचन पदेन सभापति का नहीं होता है, निर्वाचन किसका होता है? आपके उपराष्ट्रपति का, और इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 66 1 में दिया हुआ है, ठीक? तो निर्वाचन जो है पदेन सभापति का ना होके उपराष्ट्रपति का होता है, और उपराष्ट्रपति ही आर्टिकल 89 1 के तहत जो है वो पदेन सभापति बनता है। इसलिए आपके इनके निर्वाचन का जो अनुच्छेद है, वो आपका आर्टिकल 66 1 ही होगा। क्लियर है? अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है, प्रश्न को थोड़ा-सा एडजस्ट करता हूँ मैं। राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। किस विषय पे जो है राज्यसभा को अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिए। चलें, तो आप सभी का अनुच्छेद जो है वो 312, अनुच्छेद 312 आप सभी ने पढ़ा होगा। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनमें जो है वो पद का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं में जो है वो सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है, वो केवल और केवल किसके पास है? आपके राज्यसभा के पास है। तो आप सभी का उत्तर जो होगा इसमें सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अगले प्रश्न पे आएंगे। अंतरराष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, यदि सभी राज्य सहमत हो, कुछ राज्य सहमत हो, संबंधित राज्य सहमत हो, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। चलें, अनुच्छेद सहित उत्तर करेंगे तेजी से। सी और डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए, अनुच्छेद कोई उत्तर नहीं कर रहा है। चलें, तो बात करेंगे भैया
जो है किसी भी राज्य की सहमति के बिना जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए जो है वो आपकी संसद के द्वारा जो है वो कानून बनाया जा सकता है। आप लोग इसको संपूर्ण क्षेत्र या किसी जो है वो राज्य विशेष के लिए, आपका उत्तर जो होगा इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। लेकिन आर्टिकल की बात करेंगे तो यह जो पावर है बिना किसी सहमति के अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में जो है वो कानून बनाने के लिए, तो वह है आपका 253 आर्टिकल 253 को पढ़िएगा। कई सारे आर्टिकल हैं जो आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो है आर्टिकल 249 की बात की जाती है। इसमें जो है वो यदि राज्यसभा किसी विषय को जो है राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है, राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है, तब जो है इसे संसद को जो है वो कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। वहीं जब आप जो है अनुच्छेद 250 की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 250 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जो है राष्ट्रीय आपात लागू है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो उस संबंधित राज्य के लिए जो है वो कानून बनाने का माफ करिएगा, संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू होता है और ऐसी स्थिति में जो है 250 के तहत संसद जो है वो कानून बनाएगी, ठीक है। वहीं हम जब बात करते हैं अनुच्छेद 253 की, अनुच्छेद 253 में भी दिया हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए जो है अनुच्छेद 253 के तहत जो है वो क्या किया जाता है, आपके कानून को जो है वो संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें से एक जो है वो बार-बार पूछा जाता है और क्या है वो आपके 249, जिसमें राज्य की सहमति जो है वो आवश्यक होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है, यदि 356 का प्रयोग हुआ है, तब आप सभी को पता है कि यह शक्ति जो है वो किसके पास, अनुच्छेद 356-57 की जब आप बात करेंगे तो 356 के तहत शक्ति जो है वो केंद्र के पास चली जाती है और उसमें भी जो है वो कानून बनाया जा सकता है। तो ये सारे आर्टिकल आपको ध्यान होने चाहिए, 249, 50, 53, ठीक है, इन सब के तहत जो है वो कानून बनाया जा सकता है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करना है तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 252 की भी आप लोग बात कर लीजिए। यदि अनुच्छेद 252 की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात की गई है। 2 राज्यों के अनुरोध पर इस पे भी जो है वो कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश दिया है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश दिया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दिया है। किसी एक को चुनना है। चलें तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10, मध्य प्रदेश की भैया 11, कर्नाटक की यदि हम लोग बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आपको 12 सदस्य, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 31 सदस्य। तो आपका इसमें उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी का। इसमें से अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है। मैंने आपसे अभी बताया था कि उप यह आपके वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि भारत के लिए एक भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और 64 कहता है कि यह भैया क्या होगा
या आपके राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होगा। और पदेन सभापति होने के साथ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे संसद का सदस्य जो है राष्ट्रपति नहीं होता है, वैसे ही राज्यसभा की अध्यक्षता भले राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह इसका सदस्य नहीं होता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। आप लोगों को उत्तर करना है भैया। आपको 14 दिया है, 16 दिया हुआ है, 20 दिया है और 12 दिया है। किसी एक को चुनिएगा, तेजी से उत्तर करिएगा। अनुच्छेद जरूर बताइएगा, बिना अनुच्छेद के नहीं। चलें, 22 और 12 के लिए उत्तर आ रहा है। 22 कैसे हो जाएंगे? अनुच्छेद किसी का नहीं आ रहा है अभी। चलिए अरविंद जी, नमस्कार। चलिए, अनुच्छेद 80 के लिए आप लोगों की बात आ रही है। तो अनुच्छेद 80 के तहत जो है 12 लोगों का मनोनयन जो है वो किया जाता है, किसमें? आपके राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में भी जो है वो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। अनुच्छेद जो है 12 सदस्यों का मनोनयन, अनुच्छेद कौन-सा है? 12 सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 80 के तहत। वहीं आपके जो है अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भाषी सदस्यों के लोकसभा में मनोनयन की बात की गई थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 104 अमेंडमेंट जो हुआ, इसके माध्यम से जो है वो लोकसभा में आंग्ल भाषी सदस्यों के जो है वो मनोनयन को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जो है वो लोकसभा में आंग्ल भाषी सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। वहीं जब आप देखते हैं तो अनुच्छेद 333 भी है जो आंग्ल भाषी सदस्यों के मनोनयन की बात करता है। अनुच्छेद 333 के तहत जो है वो आपके गवर्नर को, यानी राज्यपाल को राज्यों में, स्टेट में जो है प्रत्येक जो है विधानसभा में एक सदस्य के मनोनयन का पावर दिया गया था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन का प्रभाव 31 और 33 दोनों पे पड़ा, और इसमें जो है न ही अब राज्य की विधानसभा में जो है वो गवर्नर किसी को अपॉइंट कर पाएगा और न ही राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट करेगा। इन दोनों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में जो है अनुच्छेद 80 के तहत अपॉइंट किया जाता है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं। आपको प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति और जनता दिया हुआ है। आपको उत्तर करना है। जी, जी। वही एंग्लो इंडियन या आंग्ल भाषी, एंग्लो इंडियन शब्द है। चलिए, यानी आंग्ल। आप लोग तेजी से उत्तर करिएगा। आंग्ल भाषी बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं है, समझ रहे होंगे आप लोग। अनुच्छेद सहित उत्तर करिए भैया, बिना अनुच्छेद के उत्तर नहीं। चलें, तो आप सभी लोग जो है इसमें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो जब उत्तरदायित्व की बात आती है, उत्तरदायित्व, तो ध्यान रखिएगा 2 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक? कौन-कौन से 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं? तो एक है आपका आर्टिकल 75 2 और एक है आर्टिकल 75 3। आर्टिकल 75 2 जो है वो आपके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को का उल्लेख करता है। चूँकि जो है इनका इनका मनोनयन जो होता है या जिनको मंत्री नियुक्त किया जाता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग अपने पद को धारण करते हैं। तो इनका जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? आपके प्रेसिडेंट के प्रति होता है। वहीं जो है जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाएगी, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो 75 3 के तहत जो है सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो दोनों आर्टिकल आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तरदायित्व के संदर्भ में। 75 2 और 75 3। 75 2 जो है वो किसकी बात करता है? व्यक्तिगत की। और 75 3 जो है वो सामूहिक की बात करता है। क्या चमक रही है भाई आनंद जी? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदस्य को अ, अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है?
चलें। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए चलें, अनुच्छेद सहित बताइए। अनुच्छेद ही पूछा गया है, सहित क्या बताएँगे? चलिए, तो बी और जो है ए और बी के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे वो आपकी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अपने-अपने सदन के संचालन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है अपने लिए नियमों को बनाने का अधिकार आपके अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिया गया है। दोनों अपने लिए जो है वो नियमन कर सकते हैं। आप लोग इसमें अनुच्छेद 118 के साथ जाइएगा, 19 के साथ नहीं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कौन करता है? आप लोग बताएँगे। आपको दिया हुआ है सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति, विपक्षी दल का नेता, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। अनुच्छेद सहित बताइएगा। चलें, तो जब हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, माफ़ करिएगा जी, संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है विधेयक के लिए नहीं, संबोधित करने के लिए। तो यदि जो है वो संबोधित करना है, तो यह जो है आप सभी को पता है कि 2 विशेष रूप से जो है कुछ मौके हैं। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं कि आपके जो नया राष्ट्रपति नया लोकसभा का यदि चुनाव हुआ है, तो नई लोकसभा के गठन पर नई लोकसभा के गठन पे जो है वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जो है वो राष्ट्रपति संबोधित करता है। साथ ही प्रत्येक जो है वो वर्ष की पहली जो बैठक होती है, प्रति वर्ष की पहली बैठक को भी जो यह संबोधित करता है। तो ध्यान रखिएगा आपके अनुच्छेद 87 में यदि हम बात करें आर्टिकल 87 की, तो 87 में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है या राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि प्रत्येक जो है वो नई लोकसभा को संबोधित करेगा। साथ में यदि हम बात करते हैं तो वर्ष के प्रारंभिक सत्र में जो है यह दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो नई लोकसभा और वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र होगा वहाँ पे दोनों जगहों पे ये करेंगे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको दिया है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? महाभियोग प्रस्ताव पर, 368 से संबंधित विधेयक पर, 52 से संबंधित विधेयक पर और जो है समान मत आने पर। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, अनुच्छेद बताइए। तो ध्यान रखिएगा, समान मत की स्थिति में जो है यह करता है। ठीक? अनुच्छेद की जब बात करते हैं तो भैया 2 अनुच्छेद हैं इसमें, जो आपको ध्यान रखने हैं। 2 अनुच्छेद का प्रयोग करके जो है यह आपके 2 अनुच्छेदों के तहत 2 अलग-अलग मामलों में जो है यह अपना निर्णायक मत देता है। यह सत्य है कि आप लोग जो है समान मत की बात कर रहे हैं। एक है आपका अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 आर्टिकल 101 के तहत जो है यहाँ पे यदि किसी विधेयक पे जो है किसी भी चर्चा में यदि क्या होता है दोनों पक्षों के मत समान हो जाते हैं तो यहाँ पे यह जो है वो निर्णायक मत देगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है यह मत सबसे बाद में देता है जब मत जो है वो समान होते हैं। वहीं भारतीय संविधान में एक और अनुच्छेद है 96(2). यदि आप 96(2) की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपके लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की जब बात की जा रही है, तो स्पीकर को जो है वो इसको हटाने का जब प्रस्ताव लाया जाता है, हटाने हेतु प्रस्ताव, इस पे भैया प्रथम मत करने का यानी पहले मत देने का जो है अधिकार है इसको। निर्णायक मत यहाँ पे नहीं देता है।
सिर्फ दो स्थान पे जो है अपने मत का प्रयोग करता है। एक अनुच्छेद 100 के तहत जो है वो कोई यदि मामला टाई हो गया तब, या अनुच्छेद जो है 96 2 के तहत यदि इसको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उस प्रस्ताव पे या पहले मतदान करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि या बाद में मतदान करे। तो दोनों आर्टिकल आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, 96 2 और 100। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? अनुच्छेद इसमें इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी बार होनी चाहिए? आप सभी लोग इसका उत्तर कर देंगे आँख बंद करके। चलिए, तो आप लोगों का उत्तर जो है इसमें, चलिए 3 के लिए भी उत्तर आ रहा है, 2 के लिए भी उत्तर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, तो यदि आप आर्टिकल देखेंगे तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसे आप लोग 85(1) के नाम से जानते हैं, और इसमें कहा गया है कि 2 जो सत्र हैं, यानी जो आपका अंतिम सत्र है और जो आने वाला सत्र है, इन दोनों के मध्य जो है, यानी 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक जो है वो 6 माह का गैप हो सकता है। 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, और जब 6 माह से अधिक का गैप 2 मीटिंग के बीच नहीं होगा, तो 12 महीने में 2 मीटिंग जो है अनिवार्य रूप से हो जाएगी। तो आप लोग इसमें जो है 2 मीटिंग के साथ जाइएगा। कम से कम 2 मीटिंग जो है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 83, 84, 90 और 91 में किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो भैया यदि हम अनुच्छेद 83 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि यह राज्यसभा जो है वो क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है? विघटन, इस सदन का जो है वो विघटन नहीं हो सकता है। हाँ, यदि कार्यकाल पूछा जाता है आपसे, कार्यकाल, तो इसके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक जो है वो 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है वो क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 83 के तहत जो है राज्यसभा विघटित नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इस बात की घोषणा की जाती है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं आएगा अब। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, लाइक करते हुए जाइए। बाकी जो लोग ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जो है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़िए। आपको वहाँ पे ज्योग्राफी की शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से कर दी गई है। आप लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ जाके विजिट करिए। आप यथाशीघ्र जो है ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो है सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल सकें। जितना लेट करेंगे, जो इस समय क्लासेस होंगी वो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी। तो बीच में यदि आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी यह बैच जो है वो प्रारंभ हुआ है। आगे यदि बात करेंगे तो आप सभी के लिए जो है वो जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आप लोग सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन मैंने शुरू कर दिया है। तो यदि आप जो है वो आपके पास जो भी समय बचा हुआ है 7-8 दिन का, उसमें आप लोग जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। तो आप यदि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, 6 to 8 का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ दोपहर में 12:15 बजे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़िए, और सोशल साइंस का जो है वो आप यहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग जो है 3 पार्ट में ये पेपर होता है। हम लोग नियमित रूप से रोज़ जो है हर पार्ट से कुछ प्रश्नों को उठाएँगे और इसका अभ्यास करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलें, आनंद जी कह रहे हैं पीजीटी के लिए क्वेश्चन लाएँ सर जी। आनंद जी, अभी आप उम्मीद है कि अभी आपने नया शुरू किया है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस का आपका कोना नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। क्रम से चल रहा हूँ, बारी-बारी से सबका नंबर आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग भारतीय संविधान के जिन प्रश्नों को कर रहे थे, वो आपके पीजीटी में नहीं पूछे जाएँगे। पीजीटी में भी
भारतीय संविधान आपके पीजीटी में भी पूछा जाता है। चलिए फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। हाँ, निवेदन है कि जाते-जाते आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही जो है वो क्लास शुरू होती है आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप जो है जॉइन कर सकें। क्योंकि आपको अलग-अलग जो है वो क्लासेस मिलती हैं जिसका उपयोग आप अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए आप अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे गुड नाइट, शुभ रात्रि।